Hello guys, in this video I'm going to tell you about the reliability and nature of reliability and methods of reliability in detail. तो रिलायबिलिटी क्या होती है, उसका नेचर क्या होता है और कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम रिलायबिलिटी को निकाल सकते हैं. स्टेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर अगर आप बीएड स्टूडेंट है या कोई टीचिंग एग्जाम देंगे तो उन सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं. एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम वीडियो के अंदर समझते हैं. जैसे रिलायबिलिटी क्या है. रिलायबिलिटी को अगर आप एक वर्ड से समझे तो कंसिस्टेंसी या फिर बोल सकते हैं कांस्टेंट या फिर जो हमेशा सेम रहे, वो ही रिलायबिलिटी होता है. जो हमेशा सेम रहे या जो जिस काम के लिए किसी चीज़ को बनाया गया है वो उसी काम को परफॉर्म करे, उसी वर्क को परफॉर्म करे, इट मीन्स दैट थिंग इज़ रिलायबल, हम ये बोल सकते हैं. इसी तरह अगर एक टेस्ट है जो बच्चों के लर्निंग होती है बच्चों के अंदर, उसको मेज़र करने के लिए हम टेस्ट पेपर प्रिपेयर करते हैं. तो एक टेस्ट है, अगर वो कंसिस्टेंट रिजल्ट शो करता है, अगर हम उसे डिफरेंट सिचुएशन में दे और डिफरेंट प्लेसेस में दे, फिर भी वो कंसिस्टेंट या सेम रिजल्ट दिखाए, वो ही रिलायबिलिटी है टेस्ट की. यानी कि एक ऐसा टेस्ट बनाया जाए अगर उसे अलग अलग सिचुएशन में डिफरेंट प्लेस पर भी उस टेस्ट को कराया जाए और उसका रिजल्ट सेम मिले, तो इट मीन्स जो टेस्ट है वो रिलायबल है. जैसे बच्चों के लिए अगर बोला जाए कि एक टेस्ट प्रिपेयर करना यानी एक क्वेश्चनियर प्रिपेयर करना है, तो जो शिक्षाविद है वो लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं. पहले वो देखते हैं कि बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, स्टूडेंट का क्या इंटरेस्ट है. तो फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट इस प्रोसेस को अगर हम समझे तो फर्स्ट वो चिल्ड्रन के पास आते हैं, टेंटेटिव क्वेश्चंस होते हैं और कुछ वो उनसे पूछते हैं, फिर उनसे आइटम्स कलेक्ट करते हैं, यानी कि जो क्वेश्चंस हैं उनके रेस्पॉन्सेस क्वेश्चंस वो सब कलेक्ट करते हैं. फिर एक क्वेश्चन का सेट बनाया जाता है और वो सेट एक्सपर्ट्स के पास जाता है. फिर एक्सपर्ट जो है उसे वैलिडिटी देते हैं और वो एक्सपर्ट में एक लैंग्वेज एक्सपर्ट होते हैं और एक कंटेंट एक्सपर्ट होते हैं, ये उन्हें वैलिडिटी देते हैं. फिर एक आइटम सेट बनाया जाता है, एक बेसिक सेट, और उससे एक टेस्ट प्रिपेयर होता है. इस तरह इस प्रोसेस के थ्रू जाते जाते एक टेस्ट जो है वो या बेसिक एक क्वेश्चनर वो प्रिपेयर होता है. हम नॉर्मली देख लेते हैं कि टीचर ने हमारा टेस्ट लिया, हमारा टेस्ट हो गया, बट उसको प्रिपेयर करने के पीछे लोगों की कितनी मेहनत होती है वो हम इन कॉन्सेप्ट के थ्रू समझेंगे. अब हम देखते हैं कि नेचर क्या होता है रिलायबिलिटी का. जैसे कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट्स, जो रिलायबिलिटी है वो इंडिकेट करती है कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर, वेदर द सेम टीचर स्कोर द सिमिलर स्क्रिप्ट एट डिफरेंट टाइम और डिफरेंट टीचर असाइन सेम मार्क टू डिफरेंट स्क्रिप्ट एट द सेम टाइम एट और एट डिफरेंट टाइम. रिलायबिलिटी के थ्रू जो है वो कंसिस्टेंसी दिखाई जाती है स्कोर्स की, कि वो स्कोर जो है वो सेम आते हैं. अगर जो सेम टीचर है और वो सेम स्क्रिप्ट को लेकर चलता है, चाहे फिर वो टाइम अलग हो या फिर वो टीचर भी अलग हो, बट सेम मार्क्स हमें मिलते हैं, डिफरेंट स्क्रिप्ट हो लेकिन सेम टाइम हो या डिफरेंट टाइम हो, तो जो टेस्ट है वो इतना कंसिस्टेंट होता है. आप डिफरेंट टीचर भी अगर आप चेंज करें, टाइम चेंज करें, प्लेस चेंज करें, बट उसका रिजल्ट जो है वो सेम ही आता है. अब बात करें कंसिस्टेंसी वैलिड फॉर द स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट. द कंसिस्टेंसी डिटरमाइंड फॉर वन इंस्ट्रूमेंट मे नॉट गिव द सिमिलर रिजल्ट फॉर सम अदर इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट्स में एरर हो सकते हैं, इसलिए जो कंसिस्टेंसी एक इंस्ट्रूमेंट दिखाता है हो सकता है सिमिलर रिजल्ट हमें ना मिले अदर इंस्ट्रूमेंट से. इवन दो एन अटेम्प्ट माइट हैव बीन मेड टू डेवलप एन इक्विवेलेंट टूल. ये हो सकता है कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट जो नहीं होता कंसिस्टेंसी के लिए. अब हम देखें एक स्टेटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है, जैसे नंबर ऑफ ट्रायल में बी रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग रिलायबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट. बहुत सारे ट्रायल की ज़रूरत होती है, हम एकदम से नहीं बोल सकते कि इंस्ट्रूमेंट रिलायबल है. सम अमाउंट ऑफ वेरिएशन भी, जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ट्रायल लेते हैं तो कुछ वेरिएशंस भी शो होते हैं. ऐसे काफ़ी प्रोसेस के अंदर जाके कुछ ट्रायल लेने के बाद ही हम डिटरमाइन कर पाते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट जो है रिलायबल है. दिस इज रिलेटेड बाय मीन्स ऑफ ए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन नोन एज रिलायबिलिटी कोफिशिएंट. अगर हम बार बार जो है ट्रायल लेते रहेंगे, वेरिएशन देखते रहेंगे, रिजल्ट्स नोट करते रहेंगे, तो ये सब एक कोरिलेशन होता है. अगर हम ये सब करना एक कोरिलेशन कहलाता है और इसी को हम रिलायबिलिटी कोफिशिएंट बोलते हैं. रिलायबिलिटी में इंक्लूड वैलिडिटी. हम इसमें बोल सकते हैं अगर एक वैलिड टेस्ट है वो हमेशा रिलायबल होगा, बट एक रिलायबल टेस्ट मे और मे नॉट बी वैलिड. अब इसको हम समझ सकते हैं, जैसे आप एक वॉच का एग्जांपल लो. वॉच जो है वो टाइम देखने के लिए बनाई गई है, तो वो जो है वो उसके अंदर आप देखोगे तो सुई जो उसके अंदर है वो प्रॉपर वर्क कर रही है, उसके अंदर कुछ भी टाइम हमें दिखाई दे रहा है, वॉच प्रॉपर वो बिल्कुल ठीक है. इट मीन्स वो वॉच जो है वो वैलिड है और वो हमें टाइम दिखा रही है, सही टाइम दिखा रही है, इट मीन्स वो रिलायबल है. बट
अगर वो टाइम हमें सही दिखा रही है, इट मीन्स ये नहीं है कि वो आगे जाके उसकी इतनी वैलिडिटी रहेगी कि वो आगे भी सही टाइम हमेशा दिखाती रहेगी। अगर एट दैट इंस्टेंट वो टाइम सही दिखा रही है तो आगे हम नहीं बोल सकते। हो सकता है कि आगे वो ख़राब हो जाए या फिर हमें सही टाइम ना दिखाए, तो हम बोल सकते हैं कि एक रिलायबल टेस्ट मे और मे नॉट बी वैलिड, ये उसके अंदर होता है। अब जो रिलायबिलिटी है वो स्ट्रेंथन होती है प्रैक्टिस के साथ। इट्स स्टेबिलिटी गोज ऑन इम्प्रूविंग एज अ ऑब्जर्वर प्रैक्टिस मोर एंड मोर। ये तो है कि ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो रिलायबिलिटी जो है वो आती रहेगी। अब देखते हैं कि जो बहुत सारे टाइप्स या मेथड्स है जिससे हम रिलायबिलिटी का पता लगाते हैं, जैसे टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, स्प्लिट हाफ मेथड, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, अल्टरनेट और पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, इंटर ऑब्जर्वर और इंटर रेटर रिलायबिलिटी और इंटर कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। ये मेथड्स है। वीडियो के अंदर भी हम 2-3 जो इंपॉर्टेंट मेथड होंगे उनको देख के हम जो है वो उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे फर्स्ट मेथड मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। इसका मतलब होता है कि जो सेम टेस्ट है वो ही 2 बार कराया जाता है कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर, वो भी कोई गिवन टाइम इंटरवल होता है और उसके थ्रू कोरिलेशन जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, जो भी स्कोर आते हैं दोनों सेट के। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे पहले जो है एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है बच्चों का, फिर अगला टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है एक विद इन टाइम पीरियड में। वो टाइम पीरियड 1 वीक हो सकता है, 1 मंथ हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद एक रीटेस्ट कराया जाता है। तो जो पहले टेस्ट कराया गया उसके रिजल्ट्स, फिर अगेन जो 1 वीक 1 मंथ के बाद रीटेस्ट कराया गया उसके रिजल्ट देखे जाते हैं। उन दोनों का कोरिलेशन देखा जाता है कि उसमें कितना डेविएशन आया है। अगर कोई डेविएशन नहीं आया तो वो बहुत रिलायबल है, और अगर जो कोरिलेशन है वो ज़्यादा आ रहा है इट मीन्स रिलायबिलिटी भी ज़्यादा है। अगर कोरिलेशन लो है इट मीन्स रिलायबिलिटी भी लो है। तो इसी तरह हम एक कोरिलेशन देखते हैं। और जैसे टेस्ट रीटेस्ट 1 वीक 1 मंथ के अंदर कराए जाते हैं। जैसे फर्स्ट टेस्ट में बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सेम वही रीटेस्ट अगर हम उसे 1 वीक 1 मंथ के बाद कराए तो वो अगर कॉन्सेप्ट उसे क्लियर है तो 1 वीक 1 मंथ के बाद भी उसे सेम ही लिखेगा। तो जहाँ तक है अगर हमारा टेस्ट रिलायबल है तो उसके रिजल्ट हमेशा सेम आएंगे। बट अगर बच्चे ने टेस्ट को ऐसे ही अटैम्प्ट किया था, उसे समझ नहीं थी, उसने क्रैमिंग की, वो टेस्ट को जो है वो अटैम्प्ट कर लिया और 1 वीक 1 मंथ के बाद जो रीटेस्ट होगा उसके अंदर वो चीज़ नहीं कर पाएगा, वो उतने अच्छे से नहीं लिख पाएगा। इससे पता चलेगा हमें टेस्ट का लेवल क्या है, बच्चों का लेवल क्या है। तो ये रिलायबिलिटी टेस्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा मेथड है। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज पॉजिटिव एंड हाई इट कंसीडर दैट, वो ही जो हमने डिस्कस किया है कि जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव यानी हाई आएगा तो इट मीन्स जो रिलायबिलिटी है वो भी ज़्यादा है, टेस्ट जो है वो रिलायबल है। और टाइम गैप जो है वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए। इन्होंने बोला है 1 to 3 मंथ्स के अंदर, और आई थिंक अगर आप 1 वीक और 1 मंथ के अंदर आए वो भी ज़्यादा बेटर होगा। जैसे अगर हम रिलायबिलिटी निकालते हैं तो अगर रिलायबिलिटी कांस्टेंट वैल्यू जो है वो 0.9 एंड अप उससे ज़्यादा जाती है, मतलब ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यूज़ है, तो वो एक्सीलेंट माना जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है टेस्ट। अगर 0.8 से 0.9 के बीच में है तो वो गुड है, अगर 7.7.79 के बीच में दैट मीन्स दैट टेस्ट इज़ एडिक्वेट। बट अगर बिलो 0.7 है तो वो नॉट एक्सेप्टेबल हो जाता है, वो टेस्ट बिल्कुल भी रिलायबल नहीं रहता। अब एक होता है इक्विवेलेंट और पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी। ये पैरेलल मेथड होता है रिलायबिलिटी को चेक करने का। मान लें मेरा कोई टेस्ट है और आपने मेरे टेस्ट की रिलायबिलिटी, ऑब्जर्वेशन, वैलिडिटी इसी को बेस बनाया और उसके थ्रू एक अलग टेस्ट आपने चेक किया। अगर मेरा टेस्ट जो कि स्टैंडर्डाइज है और आपका टेस्ट, इन दोनों के अंदर एक कोरिलेशन आया तो वो कोरिलेशन हमें बता देगा कि टेस्ट रिलायबल है या नहीं है। तो जैसे मेरा टेस्ट जो है वो उसके अंदर एक वो प्रॉपर स्टैंडर्डाइज्ड है, उसके अंदर सारी चीज़ें हैं, वो प्योर रिलायबल है। उसी टेस्ट को आपने बेस बना के अपना एक लोकल टेस्ट प्रिपेयर किया और फिर दोनों के रिजल्ट देखे, दोनों का कोरिलेशन देखा, कंपेयर किया, इसलिए इसको पैरेलल फॉर्म बोला जाता है। उसके थ्रू हमें रिलायबिलिटी पता चलती है। तो ये अलग मेथड है उसको चेक करने का। तो इन दिस मेथड 2 parallel tests are prepared keeping in consideration equivalence in all aspects such as similarity कंटेंट में सिमिलैरिटी रख के, उनके ऑब्जेक्टिव में सिमिलैरिटी, टाइप, नंबर ऑफ आइटम, टाइम अलाउड भी दोनों टेस्ट का अप्रोक्स कर दिया, सेम कर दिया, लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी सेम की, डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू, कंडीशंस ऑफ यूज़, ये सब भी हम सेम कर देते हैं। फिर देखते हैं रिजल्ट के अंदर क्या होता है। इफ़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस 2 टेस्ट ऑन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट शोज अ सिग्निफिकेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ देयर अचीवमेंट इट शोज दैट द टेस्ट इज रिलायबल, मतलब काफ़ी ज़्यादा उनके बीच में सिमिलैरिटीज़ हो तो हम बोल सकते हैं टेस्ट है जो है वो रिलायबल है। रिलायबिलिटी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इट इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन टेस्ट, जो टेस्ट होते हैं उनके बीच का कोरिलेशन ही रिलायबिलिटी होता है। इसकी एक अलग डेफिनेशन हम ये भी बोल सकते हैं।
अगला मेथड अगर मैं बात करूँ ये है द स्प्लिट हाफ मेथड। हम ये 3 मेथड ही वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 3rd मेथड है। अगर आपको और भी मेथड जानने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इस मेथड के अंदर क्या होता है, जो ये मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक जो यूजीसी नेट, नीट, रीट, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं ना, वो सब इसी मेथड के थ्रू प्रिपेयर किए जाते हैं। उनके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो ऐसे ही प्रिपेयर होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए आपके पास 10 क्वेश्चन है, 10 आइटम है एक क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो आप क्या करेंगे, उनको डिवाइड करेंगे। कुछ 5 आइटम एक तरफ फर्स्ट रख दिए, सेकंड तरफ कुछ दूसरे 5 आइटम रख दिए। वो आप कैसे भी रख सकते हो, सीक्वेंस वाइज रख सकते हो, वो ज़्यादा बेटर है कि पहले 5 क्वेश्चन अलग, अगले लास्ट 5 क्वेश्चन अलग। तो आपके पे डिपेंड करता है। ऐसे आपने किया फर्स्ट सेकंड में, फिर उनके रिजल्ट्स को कंपेयर किया और उनके बीच में कोरिलेशन फाइंड किया कि बच्चों ने उनको कैसे अटैम्प्ट किया है। 2 ग्रुप्स जो बच्चों के बनाए वो उसमें डिवाइड कर दिए गए, 5-5 क्वेश्चन, कोरिलेशन फाइंड किया, और जितना ज़्यादा कोरिलेशन पॉजिटिव आया उतना ज़्यादा हम बता सकते हैं कि टेस्ट जो है वो रिलायबल है। ये मेथड इसके अंदर यूज होता है। ये पैरेलल फॉर्म्स मेथड जैसा ही है। ओनली डिफरेंस ये है कि 1 सेट ऑफ क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्विवेलेंट सबसेट्स। लाइक अगर 10 क्वेश्चन है उनको 5-5 क्वेश्चन में इसमें अंदर डिवाइड कर देते हैं। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिंग द ओरिजिनल टेस्ट, द स्कोर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 फॉर्म्स एंड द कोरिलेशन बिटवीन द 2 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स इज कैलकुलेटेड। ऐसे कोरिलेशन जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। कोरिलेशन की हमने वैल्यू पिछली स्लाइड में देखी हुई है। वो वैल्यूज़ अगर आप देख लेंगे, अच्छे से लर्न कर लेंगे तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगी। और द कोरिलेशन सिग्निफिकेंट कोफिशिएंट बिटवीन द 2 सबसेट्स ऑफ टेस्ट ट्रीटेड एज द रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट। दोनों के बीच का वो उसको ही हम रिलायबिलिटी के तौर पर ट्रीट करते हैं। सो हमने वीडियो के अंदर रिलायबिलिटी, नेचर ऑफ रिलायबिलिटी और 3 मेथड्स जो इंपॉर्टेंट मेथड है वो डिस्कस किए हैं रिलायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए, रिलायबिलिटी को जानने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।